हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीखेंगे इस बार महाटॉपर्स। यस माय डियर, डीएसएमएस टीम की तरफ से आपको फ्री बेसिक लेक्चर्स जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं हम, इसको सीखिए और चैप्टर को अच्छे से समझना है। ओके, जब भी ये चैप्टर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे या सीटी के लिए पढ़ेंगे तो जो मैं आज इस चैप्टर के लिए बताने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें आपको पता चल गई तो ये चैप्टर बन जाएगा आपके लिए बिल्कुल आसान। आसान है, आसान है, बट लगता सबको मुश्किल है क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आओ चले देखिए ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये जो चैप्टर है इसमें है क्या। पिछले लेक्चर में आपने देखा था डिफरेंशिएशन। यस माय डियर, डिफरेंशिएशन में आपने डेरिवेटिव्स फाइंड किया था कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। बट जो ये चैप्टर 1 था उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यानी ये जो डेरिवेटिव है इसका यूज क्या है। बोलते हैं ना कि हम ये सीख रहे हैं सर, इसका यूज क्या है हमारे डेली लाइफ में, इसका यूज क्या है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, वो हम यहाँ देखेंगे। एप्लीकेशन यानी ये जो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर रहे हैं उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करके हम और भी कुछ चीजें पता कर सकते हैं क्या, वो यहाँ पर आप सीखोगे पहले चैप्टर का एप्लीकेशन। ऐसे ही जब आप इंटीग्रेशन सीखोगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, यानी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन दोनों कैसे करते वो सीखना है पहले आपको मैथ्स 2 में, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपको एप्लीकेशन सीखना है कि उसका यूज क्या क्या होता है। तो अब कहाँ यूज होगा कैसे होगा वो जानने के लिए आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि जो डेरिवेटिव ये जो चैप्टर है AOD हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे, इसका एप्लीकेशन सबसे पहला एप्लीकेशन होता है कि हमें कोई कर्व के ऊपर अगर टेंजेंट दिया है, ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होता है। यानी कि बच्चों अगर कोई भी इस तरह से कर्व है और इसके ऊपर कोई एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट जा रहा है, छू के जा रहा है टेंजेंट, या तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है यानी परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं। तो ऐसी तो जो दो लाइंस होती है, कौन सी दो लाइन, टेंजेंट और नॉर्मल, उनका इक्वेशन पता करने का काम यहाँ से हम लोग करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला जो एक्सरसाइज होगा उसके अंदर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालने के लिए कहा जाएगा। दूसरा जो काम है यहाँ पर दूसरा वो रेट मेजर्स होगा। रेट मेजर्स, रेट मेजर्स मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको करने होंगे, मैं भी एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगा वो क्या चीजें हैं। फिर अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन मतलब कि जैसे कोई कोई टर्मिनोलॉजी होती है या कोई कोई क्वेश्चन होता है या फंक्शन होता है उसका आंसर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, बट थोड़ा सा लेंथी होता है। जैसे 64 का स्क्वायर रूट हमें पता है 8 होता है, बट अगर मैंने कह दिया 65 का स्क्वायर रूट क्या होगा ये नहीं पता होता। तो 65 का स्क्वायर रूट नहीं पता होता तो हम इसको ऐसे करते हैं कि जो 65 को 64 प्लस 1 कर देंगे। 64 का स्क्वायर रूट 8 है, फिर जो ये 1 है जो एक्स्ट्रा हुआ उसके लिए कुछ तो फॉर्मूला लगेगा, 0 पॉइंट ऐसे कुछ तो आएगा, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 8.0001 ऐसे कुछ तो आएगा। तो ये एक अंदाज से हम करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है, इसको ही हम अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। यहीं पर अगला है रोल्स थियरम एंड लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थियरम। इस तरह से ये अगला टॉपिक है जहां पर हम इसका यूज करते हैं डेरिवेटिव का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करके। ये क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर ये है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए बच्चों ये यूज होता है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो वो कैसे चेक किया जाए, कैसे पता किया जाए, वो यहाँ से आपको पता चलता है। और इसके साथ ही है लास्ट, ओके, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज। तो ये पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर इतने सारे टॉपिक अगर सीखते हैं तो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर तैयार होता है। डेरिवेटिव निकालना आपने ऑलरेडी सीखा है, बट वो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या था, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आपने निकाला, अगर कोई वाई है तो उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आपने किया। तो ये जो चीजें हैं बच्चों, जो किसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं
तो वो डेरिवेटिव का यूज क्या है, तो ये सारे चीजें करते समय हम यूज करते हैं। यानी कोई अगर कर्व है उसके ऊपर टेंजेंट या तो नॉर्मल, इसका इक्वेशन निकालते समय डेरिवेटिव यूज करते हैं। कोई रेट मेजर फाइंड करने के लिए, कोई एक इस तरह से वैल्यू है उसकी अप्रोक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए, रोल्स थ्योरम और लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से कोई जो फंक्शन होता है उस फंक्शन के डोमेन में कोई कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन, कोई एक फंक्शन एफ दिया है, हमें पता करना है कि ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो पता करने के लिए हम करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, कोई फंक्शन दिया है तो वो फंक्शन कब सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, और कब सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए भी हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। कैसे करते हैं आओ चलो एक एक करके देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पर पहला जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ, पहला टॉपिक हम कर रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना बच्चों, चैप्टर का पूरा बेस बता रहा हूँ, आपको समझना है। ओके, तो क्या होगा, आप जब चैप्टर सीखने जाओगे तो आपको पहले से पता रहेगा कि हाँ ये चैप्टर क्या है, इसमें क्या करना होता है। फिर आपको जस्ट जो भी एग्जाम्पल्स है उसकी प्रैक्टिस करनी है, तरीका मैं यहीं पर बता रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि मैथ्स होगा आसान दिनेश सर के साथ। बच्चों अगर कोई एक कर्व इस तरह से दिया है, एक कर्व है और हमें बोला गया कि भाई इस कर्व को छू के एक टेंजेंट जा रहा है, एक टचिंग पॉइंट है यहाँ पर समझो ए, तो ये जो है इसको बोलेंगे टेंजेंट। अब ये जो टचिंग पॉइंट ए है इसका पॉइंट होगा x1 y1, इस तरह से दिया होगा 2,3 1,4 ऐसे, तो ये टेंजेंट होता है। हमें बोला गया कि भाई ये जो टेंजेंट है इसका इक्वेशन पता करो। ये जो कर्व है बच्चों, ये कर्व का कुछ तो इस तरह से दिया होगा y = 2x³ + 3x + 5। ये जो कर्व है ये कर्व का y वैल्यू दिया हुआ है, यानी फंक्शन दिया हुआ है, या तो इस तरह से दिया होगा, ये जो कर्व है ये fx है 3x² + 5, इस तरह से कुछ तो दिया है, इजी लेते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी ये कर्व दिया होगा ना, अगर आप इस कर्व का डेरिवेटिव लेते हो f'(x), अगर वो कर्व का आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो 3x² का डेरिवेटिव 3 2 6x और 5 का डेरिवेटिव 0। अब समझो ये x1 y1 वैल्यू है, समझो ये 2 है और ये 3 है, समझो एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर ये जो x है, x वैल्यू क्या है टचिंग, यहाँ पर x वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 रखता हूँ और ये आ गया 12। डेरिवेटिव कितना आया 12। क्या किया सर आपने, पहले चैप्टर के जैसा ही मैंने यहाँ पर किया, एक कर्व था, उस कर्व का एक फंक्शन दिया था, कर्व का जो फंक्शन दिया था उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, उसमें जो x और y होते हैं उसकी जगह पे जो टचिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स रख दिए, आपको एक फंक्शन का डेरिवेटिव आया। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको ये समझना है कि कभी भी कोई भी कर्व होगा उसका डेरिवेटिव निकालोगे, वो जो डेरिवेटिव होगा वो आपको देगा स्लोप। क्या देगा, स्लोप। किसका स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आपको हमेशा टेंजेंट का स्लोप देगा, जो टेंजेंट है उसका स्लोप देगा। तो स्लोप कितना आया 12। तो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप होता है, याद रखना। मतलब जैसे आपने शक्तिमान देखा होगा अगर, तो गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान है और गंगाधर है न्यूज रिपोर्टर, और बाद में वही मतलब सुपरमैन देखा होगा मूवी सुपरमैन, बाद में वो एक लड़का बन जाता है फिर वो सुपरमैन बन जाता है, वैसे ही। तो भाई जो डेरिवेटिव होता है वो ही टेंजेंट का स्लोप है। इस कर्व का डेरिवेटिव निकालोगे जो आएगा इस टेंजेंट का स्लोप होगा। सर हमें तो इक्वेशन निकालने बोला है, आपने इक्वेशन निकालना था बट टेंजेंट बता दिया, उसका स्लोप बता दिया। हाँ वही मैंने यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, अगर कभी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो क्या करना होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए एक फॉर्मूला होता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, y - y1 स्ट्रेट लाइन से, 11th में आपने पढ़ा होगा बट मुझे पता है भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। y - y1 = स्लोप फिर x - x1, ये एक इक्वेशन होता है जहां से आप टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हो। एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला समझो इसको। इसमें जो y1 x1 है बच्चों, यहां से उठाना x1 y1, ये आ गया। जो स्लोप है, ये जो कर्व है, ये फंक्शन का जो आपने डेरिवेटिव निकाला है वही उसका स्लोप होगा m, वो यहाँ रख दो और आपका आंसर आ गया। हाँ बच्चों बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसमें करते हो, और फिर इसमें और एक होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है बच्चों, नॉर्मल, नॉर्मल ये है कि भाई ये जो टेंजेंट है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो टचिंग पॉइंट था वहीं से, इसको हम नॉर्मल बोलेंगे।
तो ऐसे में होता क्या है कि अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो कोई भी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, m है, तो ये -1/m होता है। स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि अगर किसी लाइन का स्लोप m है तो उसको जो परपेंडिकुलर लाइन है 90 डिग्री वाली लाइन, उसका स्लोप -1/m होता है। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब करता हूँ तो क्या फॉर्मूला आएगा, जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का एक फॉर्मूला था, इसका ये फॉर्मूला था। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी ऐसा ही एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है y-y1 इज इक्वल टू ये जो x-x1। जैसे यहाँ तो स्लोप था ना, तो इस लाइन का स्लोप क्या है m, टेंजेंट का, तो नॉर्मल का स्लोप क्या है -1/m, तो -1/m। m क्या होगा, ये जो कर्व का इक्वेशन था fx था, वो fx का डेरिवेटिव ही रहेगा, m वही रहेगा। बट जब भी नॉर्मल होता है तो आप स्लोप की जगह -1/m करोगे, और जब भी टेंजेंट स्लोप की जगह m करोगे। बस आपको अगर ये याद है तो आपको पहला एक्सरसाइज जो है वो आ जाता है। या तो अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालना आपको आ जाएगा। यहाँ पर भी ये जो y1 और x1 है बच्चों, y1 और x1 मतलब ये पॉइंट है, टचिंग पॉइंट है, और ये जो m है वो आप डेरिवेटिव करके यहाँ पर जो पता किए वो m है। तो यहाँ पर आपने देखा कि डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव का यूज किस तरह से होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। टेंजेंट का और नॉर्मल का इक्वेशन पता कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं और सीटी में भी पूछे जाते हैं, हर साल आता है। तो आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, डाउनलोड महा टॉपर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 11-12 सीटी ऐसा दिया है मैंने। यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे महा टॉपर्स ऐप के ऊपर, फोल्डर है फ्री बेसिक मैथ्स करके, उसमें मिल जाएगा। अभी देखो यहाँ पर जो चीज मैंने बताई कि जो डेरिवेटिव होता है, देखो मैंने ये बताया कि जो फंक्शन एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव लिखते हैं एफ डैश एक्स, बट अगर कोई फंक्शन वाई है तो उसका डेरिवेटिव लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो होता है, डेरिवेटिव वो स्लोप होता है एम, डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्यों है, वो टचिंग पॉइंट, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू होगी तो वो जो पॉइंट था, जैसे यहाँ पर जो पॉइंट था ये जो पॉइंट था ना x1 y1, ये वाला पॉइंट जो यहाँ रख देना, उसकी वैल्यूज रख देना, ठीक है। अब अगर बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये मैंने अभी आपको बताया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, समझाया आपको। अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी वैसे ही देख लो, y माइनस वाई वन इक्वल टू -1/m एक्स माइनस एक्स वन। मैंने पीछे क्या बताया, वही बताया, -1/m। ओके, ये m होता है तो -1/m होता है, एकदम सही बताया, ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोग रेट मेजर पे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है रेट मेजर। अब रेट मेजर क्या होता है, एकदम ध्यान से देखना बच्चों। रेट मेजर में आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इसको लिख के बताता हूँ। जैसे आपने फिजिक्स सीखा हुआ है, फिजिक्स की चीजें यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा करेंगे रेट मेजर के लिए। मोशन के अंदर आपने देखा होगा कि भाई हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को, ओके। फिर एक वेलोसिटी होता है बच्चों, वेलोसिटी को हम वी बोलते हैं। फिर एक एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन स्मॉल ए बोलते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, डेरिवेटिव का यूज होता है। आपने फिजिक्स में भी किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, जो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी वो कैसे होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चों, रेट का मतलब क्या होता है, रेट मतलब होता है जो टाइम है, टाइम के हिसाब से चेंज। डी मतलब होता है चेंज, डी मतलब चेंज, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, उसको बोलते हैं रेट। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब क्या समझो जरा। रेट ऑफ, रेट मतलब अपॉन के नीचे dt रहेगा, अपॉन के नीचे dt। चेंज मतलब डी, चेंज मतलब डी, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब ये। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मैं वेलोसिटी बोलूंगा, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये होता है रेट dt मतलब रेट, याद रखो, dt मतलब रेट, रेट ऑफ चेंज, डी मतलब चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एस, डी एस बाई डी टी को वी बोलते हैं। फिजिक्स में आपने सीखा होगा, नहीं भी सीखा होगा तो यहाँ से देख लो। मुझे एक्सीलरेशन चाहिए तो कैसे आएगा एक्सीलरेशन, ये भी आएगा रेट, रेट मतलब डी टी, रेट मतलब डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये जो वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। ये बेसिक कंसेप्ट होता है फिजिक्स का,
जिसमें एक्सीलरेशन का डेफिनेशन देना तो हम सीधा बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, और अगर वेलोसिटी बोला तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। ये आपने फिजिक्स में सीखा होगा। वही चीजें यहाँ पर है कि कभी भी रेट ऑफ चेंज आएगा तो ये इस तरह से होता है रेट ऑफ चेंज। तो ये फिजिक्स वाला कंसेप्ट है। ऐसे ही कुछ स्फीयर समझो है, एक गोला है, यहाँ पर समझो एक मैं देता हूं, यहाँ पर एक समझो इस तरह से स्फीयर है बच्चों, स्फीयर गोला है। ओके, अब इसके अंदर तो एरिया होता है सरफेस एरिया, इसके बाहर ऐसे सरफेस एरिया, इसको सरफेस एरिया बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ये इसके बाहर सरफेस पे एरिया कितना है इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमको बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। रेट ऑफ चेंज, रेट मतलब नीचे dt और चेंज इन सरफेस एरिया, तो ये आ जाएगा dA/dt, ऐसे आ जाएगा। इसके अंदर की जगह को बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। अंदर कितनी जगह उसको वॉल्यूम बोलते हैं। अगर मुझे बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो मैं ऐसे लिखता हूं, यानी आपको उसका डेरिवेटिव लेना है। अगर मैं बोलूं एरिया, सरफेस एरिया यहाँ क्या होता है, देखो अपने पास है 4πr²। किसी भी इस तरह से जो स्फीयर होता है, जिसको गोला बोलते हैं, स्फीयर होता है, इसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। बट मुझे बोला dA/dt निकालो, यानी एक्चुअल में आपको डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। मतलब आपने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था विथ रेस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव निकालते थे, बट जब भी रेट होता है तो आप विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t करोगे। यहाँ क्या आ जाएगा, a का डेरिवेटिव dA/dt ना, रेट डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, विथ रेस्पेक्ट टू t मतलब नीचे dt आएगा, ऊपर dA। ये 4π कांस्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू t बोला है, तो t जब चेंज होगा, टाइम t होगा तो ही फॉर्मूला लगाना। यहाँ पर ये जो रेडियस है ये भी वेरिएबल है, जब टाइम बढ़ता है तो ये रेडियस भी बढ़ता है। समझो ये गोला बढ़ते जा रहा है, बड़ा हो रहा है, तो जब टाइम बढ़ेगा तो ये गोला बड़ा होगा, स्फीयर बड़ा होगा, तो इसका रेडियस भी बड़ा होते जाएगा, तो रेडियस वेरिएबल है। तो ऐसे में जब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t होता है तो t होगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे, t के बदले r होगा तो भी फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि r वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है। तो r² का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे x² का डेरिवेटिव होता था 2x, वैसे r² का डेरिवेटिव होगा 2r। बट अगर विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तब ऐसे करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू x है तो x² का 2x, विथ रेस्पेक्ट टू r होता तो r² का डेरिवेटिव 2r लिखते हैं, बट ये तो विथ रेस्पेक्ट टू t था तो r² का 2r लिखा, t होना चाहिए था, t के बदले कोई और है, कौन है? r। तो अगर आपने सीखा था x के बदले कोई और हो तो उसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं, तो वहां पर r² है, t के बदले r है, तो इस r का वापस डेरिवेटिव लेंगे dr/dt। तो ये आपको सीखना है रेट मेजर में, कि जब भी सरफेस एरिया आएगा तो इस तरह से करते हैं। ऐसे ही वॉल्यूम होगा तो 4/3πr³ होता है। इसका जब डेरिवेटिव लोगे वॉल्यूम का डेरिवेटिव तो क्या होगा, 4/3 और पाई कांस्टेंट वैसे ही रखोगे। r³ का डेरिवेटिव r³ 3 आगे आ गया 3r, फिर 3 में से 1 कम किया 2 3r², फिर r का वापस डेरिवेटिव लेते। तो ये याद रखना, ये एक चीज है आपको रेट मेजर में करनी होगी। ऐसे ही अगर कोई क्यूब है, क्यूब मतलब क्या होता है, इस तरह से बॉक्स होता है जिसमें सब स्क्वायर्स होते हैं, सारे साइड सेम होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट सब समझो एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, सबके सब एल है। तो अगर बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो ये जो क्यूब है इसका सरफेस एरिया कितना होगा, एक साइड का सरफेस एरिया जो है एक तरफ का l² होगा ना, स्क्वायर है तो l², तो पूरे 6 सरफेस है तो 6l²। अगर बोलेगा इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जैसे मैंने बताया वॉल्यूम के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट LBH होता है, बराबर। तो इसका लेंथ भी L है, ब्रेथ भी L है, हाइट भी L है, तो L³ आ गया। वॉल्यूम क्या है, L³, तो वॉल्यूम L³। अब आपको डेरिवेटिव निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे एरिया है, एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो ये 6l² है, तो 6 ऐसे ही रहेगा, l² का 2l हो जाएगा, और इस l का वापस डेरिवेटिव dl/dt, ऐसे करेंगे। बिल्कुल वॉल्यूम में भी ऐसे ही करेंगे, l³ है तो 3 आ गया है 3l², और l का वापस डेरिवेटिव, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान देना, बहुत आसान है, आप समझ गए तो, नहीं तो बहुत हार्ड भी लगता है बच्चों को। ऐसे ही सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो एरिया 2πRH होता है, उसका डेरिवेटिव ले लेंगे।
यहाँ पर आर को कांस्टेंट रख रहा, एच बदल रहा है, तो अगर एच कांस्टेंट है तो आर का डेरिवेटिव लेंगे। अगर दोनों वेरिएबल है, कभी कभी होता है कि दोनों वेरिएबल है कि भाई टाइम के हिसाब से रेडियस भी बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रहा है, यानी कि इस तरह से सिलेंडर है, ये ऐसे सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसका ये रेडियस है, इसकी ये हाइट है। अब बोले रेडियस चेंज हो रहा है कि हाइट, कभी कभी क्या होता है हाइट फिक्स रखा है और रेडियस बदल रहा है, तो ऐसे में आर का डेरिवेटिव लेंगे। कभी कभी क्या होता है रेडियस फिक्स रखा है और रेडियस उतना ही है बट हाइट बदल गई, हाइट बदल गई, समझे, तो हाइट का डेरिवेटिव लेते। कभी कभी क्या होता है कि रेडियस भी बदल रहा है और हाइट भी बदल रही है, हाइट भी बदल गई, रेडियस भी बदल गया, तो दोनों का डेरिवेटिव। ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, देखो एरिया इज इक्वल टू 2 पाई, या आर इंटू एच है ना, यू इंटू वी लगाएंगे, यू इंटू वी, आर डेरिवेटिव ऑफ एच, याद करो मैंने क्या सिखाया था, प्लस एच डेरिवेटिव ऑफ आर, याद आया, यू इंटू वी क्या होता है, डिफरेंशिएशन में सिखाया था वो, क्योंकि आर और एच दोनों वेरिएबल है तो दोनों का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। दोनों का डेरिवेटिव करते समय यू और वी दोनों में अगर एक्स है, वेरिएबल है, तो हम कैसे करते थे, याद करो, पहले u फिर v का डेरिवेटिव प्लस v फिर u का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर अगर सिर्फ समझो r कांस्टेंट है, r नहीं बदल रहा है, रेडियस नहीं बदल रहा, तो h का डेरिवेटिव, ये सब है, यूज होगा, अच्छे से बता रहा हूँ, डीप में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिया है कि r इज कांस्टेंट, अगर r कांस्टेंट है तो r को कुछ नहीं करेंगे, h का डेरिवेटिव लेंगे। अगर r कांस्टेंट है 2 पाई r ऐसे लिखेंगे, h का डेरिवेटिव लेंगे। बट इन द केस अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि r और r कांस्टेंट है, दिया ही नहीं है, आपको बोला r और h दोनों वेरिएबल है, r भी बदल रहा है, h भी बदल रहा है, रेडियस भी बदल रहा है, हाइट भी बदल रहा है, तो ऐसे करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि भाई h इज कांस्टेंट, हाइट कांस्टेंट है, तो हाइट को ऐसे रख के आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r ले लेंगे और dr/dt आ जाएगा, है ना, ऐसे करेंगे। तो ये सब रेट मेजर हो गया। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं चलो अप्रोक्सीमेशन, अगला टॉपिक जो है अप्रोक्सीमेशन देखेंगे। अप्रोक्सीमेशन क्या है, देखो बच्चों, अगला टॉपिक देखेंगे अप्रोक्सीमेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि समझो 2 क्यूब होगा, 2 क्यूब होगा तो हम क्या लिखते हैं 8, पर समझो 2.1 क्यूब होगा तो क्या होगा, 2.1 तो क्या होगा, ये 8 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 8.0012 ऐसा कुछ तो होगा, 8 से ज़्यादा होगा। समझो यहाँ पर 1.9 क्यूब बोला तो क्या होगा, अब 2 क्यूब 8 है तो 1.9 क्यूब हम 2 का रेफरेंस लेंगे, तो 2 से थोड़ा कम है तो ये 8 से थोड़ा कम होगा, 7.99 समथिंग होगा। तो ये हमने क्या किया, अंदाज लगाया, अप्रोक्सीमेशन किया। तो वो यहाँ पर सेकेंड एक्सरसाइज में आपको सीखने मिलता है। ओके, बोर्ड्स के लिए अगर आप कर रहे तो सीटी में भी ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत भर भर के आ रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, इसको अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, 2 डॉट देते हैं ऐसे ऊपर नीचे, एफ ऑफ ए प्लस एच डॉट एफ डैश ए, ये एक फॉर्मूला है जो आपको अप्रोक्सीमेशन में काम आएगा। एक मैं करके दिखाना चाहूँगा आपको कि समझो यहाँ पर एक यही क्वेश्चन है, एफ एक्स हम लेंगे, देखो ये क्वेश्चन है 2.1, यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं 2.1 का क्यूब लेते हैं, तो कैसे आएगा, ये जो 2.1 है इसको हम x समझ लेंगे और 2.1 के नियरेस्ट किसका वैल्यू हमको पता है 2 का, तो इसको हम 2.1 को लिखेंगे 2 प्लस 0.1, 2 प्लस 0.1 ऐसे हमने लिख दिया। अब ये जो 2.1 को स्प्लिट किया नियरेस्ट परफेक्ट नंबर में, ये 2 है, 2 को हम a समझेंगे परफेक्ट वैल्यू को, और ये जो डिफरेंस है इसको h समझेंगे। तो ये हमेशा साइड में ऐसे लिख देना, ये आपने क्या बदला है, 2.1 को 2 प्लस 0.1 किया, और ये जो a की वैल्यू 2 है, h की वैल्यू 0.1 है। अब ये एफ एक्स है, अब एफ एक्स में x की जगह 2.1 है, 2.1 को x समझो, x क्यूब, 2.1 को क्या समझो, 2.1 को x। एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कैसे। अब मैं डेरिवेटिव लूंगा f डैश x, डेरिवेटिव लेते हैं x क्यूब का 3x स्क्वायर। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, देखो ये एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना अगर आप बोर्ड्स के लिए कर रहे तो,
सीटी कर रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए अलग टेक्निक होता है जो मैं अपने बैचेस में बता रहा हूँ। हमारी टॉपर्स एडवांस और ड्रॉपर्स बैच है सीटी की, जहाँ पर मैं ये सब चीज़ें शॉर्टकट भी बताता हूँ सीटी के लिए कि बिना सॉल्व किए बिना फॉर्मुलाइज किए डायरेक्ट आंसर कैसे पता करना। तो वो सब सीटी के बैचेस में आप सीखोगे। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि ये बोलता है एफ ए निकालो और एफ डैश ए निकालो। एफ ए कैसे आएगा, ये जो एफ एक्स है इसमें एक्स के बदले ए रख दो। अब ए क्या था, देखो ए की वैल्यू 2 थी, मतलब ए के बदले 2 रख दो। यहाँ पर एफ एक्स के बदले ए यानी 2 रखना है, 2 यानी यहाँ पर 2 रख दो एक्स के बदले, 2 क्यूब 8, मतलब एफ ए 8 आ गया। ये जो एफ ए आया 8 आया। एच एच मतलब यहाँ से देखो क्या था 0.1, एच मतलब 0.1। एफ डैश ए, ये जो एफ डैश एक्स है यहाँ से एफ डैश ए निकालो, एफ डैश ए, एफ डैश ए कितना था देखो ए 2 था, ए 2 था तो 2 रख दो। ये जो एफ डैश एक्स की जगह 2 रखा, 3 एक्स की जगह 2 रखो, 3 और 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 3 ज़ा 12, 12। तो जो एफ डैश है 12 है, एफ डैश है 12 है। 8 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 1 12 और 1 डिजिट पे पॉइंट, तो 8 और 1 9.2। तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब जो हमारा क्वेश्चन था, एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब जो क्वेश्चन था 2.1 का क्यूब, 2.1 ये हमने सॉल्व करके निकाला। मोस्ट परफेक्ट नंबर ये है जो मैंने सॉल्व करके निकाला। ठीक है, इस तरह से। तो ये एक तरीका होता है, बोर्ड मेथड है जिसमें ये फॉर्मूला है बच्चों, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जो दिया हुआ फंक्शन है ये इसको फंक्शन के रूप में लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। और ये जो x है, x मतलब 2.1 जो एग्जैक्ट पूछा है, उसके बदले जो नियरेस्ट वैल्यू है परफेक्ट वैल्यू वो रख देंगे। तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स से एफ ए और एफ डैश ए आएगा। फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे एफ ए प्लस एच डॉट एफ डैश ए। जो एच है मतलब डिफरेंस, जो एग्जैक्ट 2 होता है 2 से कितना ज़्यादा या कम है 0.1, अगर कम रहता तो माइनस में लेते हैं, एच की वैल्यू रख के ये फॉर्मूले से करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। सीटी में तो तुरंत बता दोगे, डायरेक्ट ऑप्शन देख के ही आपको आ जाएगा। कैसे मैं बताऊंगा ना टेक्निक। तो ये अप्रोक्सीमेशन है। यहाँ पर देखो ये 8.95 था, एग्जाम्पल देखो 8.95 था। फिर मैंने क्या किया, 8.95 का स्क्वायर रूट तो नहीं आएगा, तो किसका स्क्वायर रूट आता है 9, तो मैंने 9 लिख लिया 9, बट ये 9 से कम है 0.05, तो माइनस 0.05 कर दिया, 9 प्लस माइनस 0.05। तो यहाँ पर ये ए की वैल्यू 9 हो गई और एच की वैल्यू माइनस में आ गई, माइनस में रखो क्योंकि कम होने वाला है। अब ये रूट एफ एक्स क्या है, रूट है और इसको एक्स समझो, 8.95 को एक्स, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो एक्स की जगह ए लिखा, एफ ए कितना था, ये ए 9 था, देखो ए 9, तो एफ ए रूट एफ एक्स, एक्स की जगह ए लिखा, रूट एक्स की जगह ए मतलब 9, रूट 9 मतलब 3, एफ ए 3 हो गया। और वैसे ही एफ डैश ए निकाला। फिर जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में रख देंगे, एच की जगह पे क्या है देखो माइनस 0.05 यूज करना है, फॉर्मूला यूज करेंगे आपका जगह। ये अप्रोक्सीमेशन होता है। अभी आगे आपको इस चैप्टर में क्या सीखना है, देखो मैं पूरा बेसिक बता रहा हूँ, ओके पूरा बेसिक बता रहा हूँ, चैप्टर की जान बता रहा हूँ। ये देखने के बाद ना लेक्चर आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि भाई ये चैप्टर है क्या, ओवरऑल मुझे सीखना क्या है। नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, टीचर ने कॉलेज में या क्लासेस में पढ़ाना चालू कर दिया और आप लोग क्या करते हो कि वो ऐसे करते जा रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना सारा है, बहुत टफ लग रहा है, हार्ड लग रहा है, फिर डर जाते हो। इस चैप्टर में कुछ लिमिटेड कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट पता कर लो पहले। जैसे मैंने अभी बताया आपको, टेंजेंट होता है, नॉर्मल होता है, उसका इक्वेशन फाइंड करना होता है, का स्लोप होता है। फिर मैंने बताया अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। अब मैं बताऊंगा रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम। जब ये कंसेप्ट आप सीख लोगे ना, तो बस आपको वो जो कंसेप्ट है उसके बेसिस पे ही जो है आपको क्वेश्चन होंगे, फिर कितने भी क्वेश्चन हो, 50 100 सब आप कर लोगे। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पर हमने देखो आधा चैप्टर कर लिया है, बचा हुआ आधा चैप्टर और है, तो उसको एक नेक्स्ट पार्ट में मैं और एक वीडियो डालता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है।